हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले रिप्रोडक्शन यूनिट के थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आपने हेल्थ इन वेल्थ ये तो सुना ही होगा बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर, और आपने हेल्थ इन वेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान भी दिया होगा। बट अगर आप सोशल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी मेंटेन नहीं करते तो आप एक हेल्दी ह्यूमन भी नहीं आते। इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे इसे इनिशिएट किया जाता है हमारा फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल मेथड जो कि कॉन्ट्रासेप्शन में आते हैं हमारे, उससे कैसे हम हमारी ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और तो और एसटीडीज, एड्स, इनफर्टिलिटी, एमटीपी और बहुत सारे ऐसे मेथड्स के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि कैसे हम इसे सबको ठीक कर सकते हैं, कैसे हमारी ओवर पॉपुलेशन को हम ग्रोथ को रोक सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम फैमिली प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है आखिरकार? मतलब कि अगर एक पर्सन है वो बेसिकली पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थी कैसे है, आइए जानते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सोशल, इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटली। तभी वो जाके हम कहेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी है। जैसे किसी को अगर फिजिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कोई दिक्कत है, फिजिकली कमजोर है, इनएक्टिव है, इनफर्टाइल है, अगर किसी को अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई दिक्कत है तो वो क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, उसलिए मेंटली यहाँ पे थोड़ी दिक्कत जाएगी। और सोशल, मतलब सोशल जो पर्सन रहेंगे उसको क्या करेंगे, इरिटेट करेंगे, परेशान करेंगे। जैसे किसी को बेबी नहीं है तो आपको बेबी क्यों नहीं है, अगर बेबी है तो आपको और चाहिए, ऐसे मतलब उसको सोशली भी उसको क्या करेंगे, परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। तो इसी सारे एस्पेक्ट्स को अगर वो एक पर्सन के अंदर ये सारी खूबियां है, मतलब वो मेंटली भी ठीक है, फिजिकली भी ठीक है, सोशली भी ठीक है, उस पर्सन को हम कहते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी है। ठीक है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, हम अगले स्लाइड के ऊपर देखते हैं। वही बात आती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों इसे पढ़ना चाहिए, क्यों इसके बारे में जानना चाहिए। जो हमारे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, आप लोग भी सब बात पता है। हर एक घर में आपको कम से कम 3-4 बेबीज दिखते हैं। अगर हम पुराने टाइम की बात करें, 10-10-11 क्रिकेट टीम बनी हुई है। अब वर्ल्ड का पॉपुलेशन बहुत से भी बहुत ज्यादा हो चुका है, हद से ज्यादा हमारे वर्ल्ड में पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। तो उन सारे एस्पेक्ट्स को भी हम इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में बात करेंगे, कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी वुमेन को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब कि अगर किसी कपल को 1 या 2 बच्चे हैं, अगर उसके साथ भी अगर तीसरा प्रेगनेंसी हो जाता है, अगर वहाँ मदर जो है प्रेग्नेंट हो जाती है पर उन्हें बेबी नहीं चाहिए, तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कैसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं और हमारी जो ओवर पॉपुलेशन जो हमारी इंडिया में ग्रोथ हो रही है बहुत ज़्यादा, उसको कम कर सकते हैं। सेकंड, ओवर पॉपुलेशन, वही टॉपिक आ गया ओवर पॉपुलेशन का। मतलब कि आप देखते हैं, मतलब हर एक घर के अंदर आपको कम से कम 3 to 4 चिल्ड्रंस मिलते हैं, तो उसे कैसे ओवरकम करें और 1 या 2 ही चिल्ड्रंस में हम अपनी फैमिली प्लानिंग कंप्लीट करें, उसके बारे में हम इस चैप्टर बात करेंगे। फीमेल फिटिसाइड, ऐसे इंडिया में बहुत से राज्य है, बहुत से सिटीज है जहाँ पे अभी भी फीमेल फिटिसाइड मतलब जो केस है वहाँ पे किया जाता है। प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो एम्ब्रियो अगर वो फीमेल है तो क्या करते हैं, डॉक्टर को बोल के उसको क्या करते हैं, फिटिसाइड करा देते हैं, मतलब उसको वहीं पे कोक में या फिर वॉर्म में वुमन के मार दिया जाता है। और ये केसेस को हम कैसे लोगों को बता सकते हैं, कैसे जागरूक कर सकते हैं कि अगर बेटी ही नहीं रहेगी तो आगे हमारा वंश कैसे बढ़ेगा। लोग सोचते हैं कि हमें सिर्फ बेटा ही चाहिए, बेटे से ही आगे वंश बढ़ता है, पर नहीं, अगर बेटी होगी नहीं तो वंश आगे बढ़ेगा कैसे तुम्हारा, ये भी सोचो बात को। चौथा आ जाएगा हमारा इंक्रीज सेक्स क्राइम्स, मतलब कि सेक्स क्राइम्स बहुत ज्यादा होते हैं बेसिकली, उसके बारे में हम एस्पेक्ट्स में बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा इसमें क्या क्या हमारा रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है हाई मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, MMR। हाई मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है यहाँ पे, मैटरनल मोर्टिलिटी मतलब कि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर उसका ठीक से केयर किया जाए तो चाइल्ड बर्थ में उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, फीमेल भी रहेगी अपनी ठीक रहेगी प्रेगनेंसी पूरी कंप्लीट होते तक। पर अगर प्रेगनेंसी में अगर उसे कुछ दिक्कत आई या फिर उसके डाइट में कुछ दिक्कत है या फिर उसके बेबी में कुछ दिक्कत है, क्या होगा, या तो बेबी की जान जाएगी या मदर की जान जाएगी या फिर दोनों ही मर जाएंगे। एक टाइम पे ऐसे भी होता है केस कि बच्चे को बचाना है या मदर को बचाना है, दोनों में से कोई डॉक्टर पूछता है कि आप किससे बचाना चाहते हैं। तो उसी के कारण क्या होता है, हाई मोर्टिलिटी रेट हमारा इंक्रीज होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एस्पेक्ट से। तो उसको भी हम कम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं अगर हम ध्यान अच्छी तरह के दोनों बेबी का और हमारी मदर का। उसके बाद आता है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से कपल के फैलती है। अगर एक से ज्यादा पार्टनर है या फिर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई विदाउट कोई बैरियर मेथड, उससे भी हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है फैलता है। तो लोगों को पता ही नहीं होगा। बेसिकली हम एड्स की बात ले लेते हैं। एड्स जो एक ऐसी बीमारी जो कभी फेटल है, बहुत ज्यादा फेटल मानी जाती है एड्स की बीमारी। अगर वो एक पर्सन दूसरे पर्सन में फैल गई तो वैसे ही फैलते रहेगी। उससे बचाव कैसे करें उसके बारे में हम इस चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जानेंगे। लास्ट आ जाएगा हमारा लैक ऑफ केयर रिजल्ट इन द
डिजीज इन चिल्ड्रन, मतलब कि अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है, अगर उसे हम ठीक से केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसकी जान भी जा सकती है, उसे बीमारी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। ये सब कारणों के कारण ही हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ना चाहिए, ये सारे एस्पेक्ट्स के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे हमारी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से उनको बच सकते हैं और पॉपुलेशन उनसे बच सकते हैं, फीमेल फिटिसाइड को हम रोक सकते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है उसको कम कर सकते, हमारी ठीक रहे, एसटीडीज को हम कैसे रोक सकते हैं, और जो हमारा सेक्स क्राइम्स है उसको भी हम रोक सकते हैं अगर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में कि फैमिली प्लानिंग क्या होता है और इसे कब गवर्नमेंट ने क्या किया था, लीगलाइज किया था। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में कि गवर्नमेंट ने कब इसे इनिशिएट करा था, क्यों इसे पढ़ना चाहिए, फैमिली प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्या होती है फैमिली प्लानिंग, हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया वॉज द फर्स्ट अमॉन्ग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट टू दिस प्रोग्राम इज नोन एज फैमिली प्लानिंग इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट और लीगलाइज्ड इन 1951। मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, फैमिली प्लानिंग नाम का जो प्रोग्राम था कि फैमिली प्लानिंग मतलब हम आगे की फ्यूचर के लिए हमारी प्लानिंग जो होती है हमारी फैमिली के लिए, मतलब हमें कितने बच्चे चाहिए, 1 2 3 कितने बच्चे चाहिए, उसके हिसाब से हम फैमिली प्लानिंग करते हैं, उसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। कि हमें कितने चिल्ड्रन चाहिए आगे के फ्यूचर के लिए, उसको लीगलाइज किया था फर्स्ट प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग के नाम से। हमारे इंडिया में सबसे पहले ऐसी कंट्री थी इसमें इनिशिएट होता, किस टाइम पे, 1951 में। ठीक है, इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग विद वाइड रिप्रोडक्शन रिलेटेड अंडर और करंटली इन द पॉपुलेशन अंडर द पॉपुलर नेम। आगे जाके जो हमारा ये फैमिली प्लानिंग है उसको एक अलग नाम से, एक पॉपुलर नाम से क्या किया, जाना गया। उसका नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, मतलब कि RCH। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके कौन से सन में इनिशिएट हुआ है और RCH का फुल फॉर्म पॉपुलर नेम से क्या जाना जाता है, बेसिकली एग्जाम्स में आता है, आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, इसके बारे में क्या क्या इसमें मेजर क्राइटेरिया आते हैं, हमें इसे क्यों ही पढ़ना चाहिए, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग ओवर पॉपुलेशन, मतलब कि अगर हमारे फैमिली प्लानिंग हम कर रहे हैं, गलती से अगर हमें 2 ही चिल्ड्रन चाहिए और तीसरा अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो उससे क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा। पुराने समय के अगर हम बात करें तो हर एक घर में आपको कम से कम 8 से 10 बच्चे दिखते हैं, क्रिकेट टीम बन जाती है पूरी की पूरी। उन्हें पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे हमें रोकना चाहिए, कैसे हमें केयर टेक करना चाहिए कि हमें प्रेग्नेंट ना हो पाऊँ। उस कौन से मेथड्स होते हैं हम आगे के चैप्टर में, आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे हमें कौन कौन से मेथड अपनाने चाहिए ताकि हम जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट ना हो पाए। ठीक है, उस ताकि ओवर पॉपुलेशन यहाँ पे रुक सके। मेक प्रॉपर एज बिटवीन द चिल्ड्रंस, मतलब कि हर एक या 2 चिल्ड्रंस के बीच में कम से कम 5 से 7 साल का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ताकि जो फर्स्ट चिल्ड्रन है उसकी सारी नीड्स वो पूरी कर सके, पढ़ाई करा सके उसको, ताकि आगे जाके फ्यूचर में अपने पैर पे खड़ा हो सके और फाइनेंशियली जो है हमारी फैमिली को भी क्या करते सपोर्ट कर सके। इसीलिए हमें दोनों चिल्ड्रंस के बीच में क्या रखना चाहिए, यहाँ पे गैप रखना चाहिए 5 से 7 साल का। कंट्रोल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली ऑफ 2 और 3 चाइल्ड डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली इनकम। आपने देखा होगा बहुत से सिटीज़ है हमारे इंडिया के अंदर जो अगर फाइनेंशियली कमज़ोर है, फाइनेंशियल इनकम उनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो भी उनके घर में आपको 5 से 6 क्या दिखते, बच्चे दिखते। उन्हें पता ही नहीं फैमिली प्लानिंग करनी कैसे चाहिए, हमें एक बच्चे पहले ध्यान देना चाहिए, उसको कुछ काबिल बनाना चाहिए, कुछ अच्छे से पढ़ाना चाहिए, उसके बाद हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए। उन्हें पता ही नहीं, वो दिन पर दिन कल तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं और पॉपुलेशन यहाँ पे हमारा होता जा रहा है इंडिया में। वैसे हमारी पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है बेसिकली हमारे पूरे इंडिया में। नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द फीमेल एंड मेल चाइल्ड, मतलब कि अभी बहुत से सिटीज़ है, स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर जहाँ पे भी फीमेल फिटिसाइड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एमिनियोसेंटेसिस। अगर किसी को पता चलता है कि लेडी प्रेग्नेंट है तो पहले जाकर उसका टेस्ट करना है, मतलब हमें जेंडर पता करना है कि हमारे वॉर्म के अंदर फीमेल के कौन सा चाइल्ड है, मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल रहेगी तो वहीं पर फिटिसाइड की जाती है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनलीगलाइज किया हुआ, मतलब ये लीगल नहीं है। अगर कोई डॉक्टर भी ऐसा करता है तो उसको क्या करते हैं, उसके डॉक्टर की डिग्री जो है वहाँ पे बैन की जाती है, छीन नहीं जाती, क्योंकि सिर्फ एमिनोसेंटेसिस जो टेक्निक है जो हम MTB में पढ़ेंगे आगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में, इस चैप्टर के आगे में, कि उस एमिनोसेंटेसिस टेक्निक क्यों होती है, जबकि अगर कोई चिल्ड्रन है, कोई वॉर्म के अंदर कोई बेबी है, अगर उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम है उसके अंदर या फिर कोई इशू है तो बेबी क्या करते हैं वहाँ पे फिटिसाइड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मदर के लिए। अगर मदर अगर खतरे में आ जाएगी तो बच्चा वैसे ही मर जाएगा, बच्चे का मदर को डिजीज हो सकती है। इसीलिए अगर कोई यहाँ पे कुछ इशू है, जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर कोई डिजीज है बच्चे को, तो वहाँ हम एमिनोसेंटेसिस के जरिए बच्चे को फिटिसाइड कर सकते हैं। पर अगर सेक्स पता करने के लिए, जेंडर पता करने के लिए, अगर फीमेल है कि मेल है, इससे रिलेटेड अगर कुछ डॉक्टर कर रहा है तो वहाँ पे वो लीगल नहीं है गवर्नमेंट के जरिए। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, पेरेंट्स शुड प्लान अ बेबी एट देयर राइट एज ऑफ 25 एंड 35 अप्रॉक्स। मतलब कि हमारे पेरेंट्स बनने की जो राइट एज होती है अप्रॉक्स 25-35 की ईयर में होती है। ऐसा नहीं कि आप 21 में 22 में शादी कर रहे हैं डायरेक्ट अगले साल हमारा क्या हो जाएगा, बच्चा भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक कि हम फाइनेंशियली यहाँ पे स्टेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारा वही भी आ रहा है, इफ यू आर अ फाइनेंशियल स्टेबल देन मेक योर फैमिली प्लानिंग। मतलब कि जब तक आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है तब तक आप अपनी फैमिली प्लानिंग आपको यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आने वाला हमारा चिल्ड्रन रहेगा, जो किड रहेगा, वो क्या रहेगा, फाइनेंशियली अगर कमजोर रहेगा उसकी हम कमजोरी करेंगे उसकी फाइनेंशियल केयर में, टेक केयर में, तो क्या होगा, बच्चा आगे जाके कुछ और कर सकता है जो उसे करना चाहिए वो नहीं, कुछ और गलत संगत में भी लग सकता है अगर फाइनेंशियल कंडीशन में फैमिली कमजोर रहेगी तो। से बहुत से घरों में देखा गया कि फाइनेंशियल कमजोर है तो भी उनके घर में 5 से 6 बच्चे रहते हैं जस्ट मैरिज के बाद ही। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे और पॉपुलेशन बढ़ सकता है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग ढंग से नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में समझना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग हमें क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। इस चैप्टर में हम उसी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से मेथड है से हम अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हमें बच्चा नहीं चाहिए तो हमें कैसे उसका टर्मिनेट कर सकते हैं, कैसे उसे रोक सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि अगर पूरा सम अप ले हमारा फैमिली प्लानिंग का तो क्या होगा, प्रेगनेंसी प्लानिंग, नो टू मच किड्स इन एज ऑफ 20 to 25। मतलब कि हमारे टू मच किड्स नहीं करनी ताकि जो ओवर पॉपुलेशन है वो कम हो सके, हमारी फैमिली प्लानिंग क्या हो सके यहाँ पे ठीक हो सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए अनवांटेड प्रेगनेंसी को। बैरियर मेथड होते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रासेप्शन हमारे कुछ टैबलेट्स होती है, कुछ मेथड होते हैं, उसके बारे में हम अगले साइड में पढ़ेंगे। प्रॉपर गैप बिटवीन द किड्स, मतलब जो हमारे किड्स है, हमारे जो चिल्ड्रंस है, उसके बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। लैक्टेशन मदर जो हमारी रहेगी, प्रेग्नेंट मदर जो हमारी मदर रहेगी, उसके वजह से केयर टेक हो सके ताकि जो बच्चा है उसे आगे ढंग से न्यूट्रिशन मिल सके, डाइट मिल सके मदर को और चिल्ड्रन को, ताकि वो आगे जाके एक अच्छा जीवन जी सके। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, मतलब कि सारी फैमिली प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं सही तरीके से, सही ढंग से। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में बहुत सारे मेथड आते हैं, नेचुरल आएगा, बैरियर आएगा, स्टेरिलाइजेशन आएगा, हमारा हार्मोनल कंट्रोल आएगा, आईओडीज आएगा, कुछ कैप एंड वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर। उसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। इस टॉपिक हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, कैसे हम हमारे स्पर्म और ओवम को मिलने से, मतलब ये दोनों को अपनी सोच बूझ के कुछ टेक्निक या कुछ हमारे मेडिसिन इस्तेमाल करके या फिर कुछ बैरियर इस्तेमाल करके दोनों को मिलने से रोक सकते हैं, ताकि हम बर्थ जो है वो कंट्रोल कर सके हमारी। ठीक है, ताकि हमारे ओवर पॉपुलेशन ना हो सके। फॉर स्मॉलर फैमिली वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर यूज, मतलब यहाँ पे स्मॉलर फैमिली के लिए हमें क्या किया है, कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ पे मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए बहुत सारे अपने स्लोगन में सुखा होगा, हम दो हमारे दो, या फिर हम दो हमारा एक, वी आर आर्ट वन, ऐसे एक स्लोगन होता है जो कि बहुत सारे इंडियन पब्लिकेशंस पे यहाँ पे पोस्ट किया जाता है, या फिर कभी कभी पोस्टर के जरिए आपने देखा होगा कि स्मॉलर फैमिलीज बनाने के लिए हमें जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, प्रेरित करती है टू अवॉइड प्रेगनेंसी एंड बर्थ कंट्रोल मेथड। यहाँ पे बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में हम इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर जानेंगे कि कैसे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, मतलब जो हमारा आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है हमारा बर्थ कंट्रोल का, उसमें कौन कौन से टर्म्स आने चाहिए ताकि हम उसे आइडली इस्तेमाल कर सके। ठीक है, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, मतलब कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। जो है सेक्सुअल डिजायर के साथ हम ये कर रहे हैं तो वो उसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब सेक्सुअल ड्राइव के करते हम उससे इच्छा अनुसार ही हम ये सब कर सकते हैं, उसे बिना इच्छा के नहीं कर सकते, कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए हमारे सेक्सुअल डिजायर के साथ। ठीक है, इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इजिली अवेलेबल और फ्रेंडली नेचर का ही होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजिली अवेलेबल। ऐसा नहीं कि आपको 5-6-7 किलोमीटर दूर जाके इसे लेके आना पड़ रहा है, सॉरी मेथड को आप अपना रहे हैं, ऐसा नहीं है। इजिली अवेलेबल होना चाहिए ये मेथड, तभी हमारा बर्थ कंट्रोल मेथड यहाँ पे एक्शन प्लान करेगा। अब देखते हैं कौन कौन से हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जो यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले। बेसिकली बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, पर हम यहाँ पे सिर्फ 5 मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा नेचुरली मेथड, मतलब हम नेचुरली अपने सूझबूझ से, दिमाग से स्पर्म और ओवम के बीच की जो मीटिंग है यहाँ पे वो रोक सकते हैं। दूसरा बैरियर, मतलब यहाँ पे कोई आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस पे बैरियर लगा रही थी, कुछ रोड का आगे जाम रहता है तो वहाँ पे एक बैरियर लग जाता है कि अब इसके आगे नहीं जा सकते, वैसे कि दोनों के बीच में एक बैरियर खड़े कर देना, एक दीवार खड़े कर देना, उसको हम कहते हैं बैरियर मेथड। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, मतलब यहाँ पे समझ आ रहा है कुछ इंट्रा यूट्राइन का मतलब कि कुछ यूट्राइन डिवाइसेस है। चौथा आ जाएगा हमारा ओरल पिल्स एंड इंजेक्शंस, मतलब कि ओरली पिल्स हम ले सकते हैं या फिर कोई इंजेक्शन इम्प्लांट कर सकते हैं, उसके तरह हम दोनों को रोक सकते हैं। और आखिरी आ जाएगा हमारा सर्जिकल मेथड, जो कि कुछ सर्जरी के हिसाब से हम दोनों को मीटिंग को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं और परमानेंटली दोनों को मिलने से ही रोक देंगे। ये हम पढ़ेंगे सर्जरी मेथड के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट नेचुरल मेथड के जरिए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है ना? अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का, नेचुरल मेथड के बारे में। नेचुरल मेथड क्या होता है, कपल जो होते हैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे क्या करते हैं, हमारे स्पर्म और ओवम को अवॉइड कर सकते हैं मिलने से। ठीक है,
वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ मीटिंग स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, यहाँ तक ये उसकी डेफिनेशन हुई। नेचुरल मेथड के अंदर बेसिकली 4 टाइप की यहाँ पे टेक्निक्स आती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए। फर्स्ट आ जाएगी हमारी पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, सेकंड आ जाएगी हमारी कोइटस इंटरप्ट्स और विड्रॉल मेथड, थर्ड आ जाएगा हमारा एक्टेशन एमेनेरिया, फोर्थ आ जाएगा हमारा टेम्परेचर सर्च। टेम्परेचर सर्च जो है बेसिकली फोर्थ जो हमारी टेक्निक है कॉन्ट्रासेप्टिव की, वो हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं दी हुई है, इसलिए मैं उसके नहीं पढ़ाऊंगा आपको। जो 3 यहाँ पे मेन टॉपिक्स दिए हुए, 3 टेक्निक्स दी है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट टेक्निक आती है हमारी पीरियोडिक एब्सिस्टेंस की। अब पीरियोडिक एब्सिस्टेंस नाम से आपको क्या पता चल रहा है, पीरियोडिकली मतलब कोई मंथ बाय मंथ यहाँ पे कोई टेक्निक आएगी। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा हुआ है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात किया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, 20 to 29 डेज के अंदर वो क्या करता है, रिपीट होता है। उसमें तो शुरू के 7 to 8 डेज थे, उसमें क्या हो रहा था, ब्लीडिंग फेज था, उसके बाद फॉलिकुलर फेज, 14th डे मतलब जो हमारा साइकिल है उसके मिड ऑफ साइकिल में ओवुलेशन हो रहा था, जो कि ओवुलेटरी और फर्टाइल फेज माना जाता है, जो कि फर्टाइल पीरियड मानते हैं। ठीक है, तो कपल क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स यहाँ पे फ्रॉम डेज 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड बिकॉज द फर्टाइल पीरियड। क्योंकि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब दोनों हमारे स्पर्म और ओवम क्या करेंगे, एक टाइम पे सिम्युलटेनियसली हमारे एम्पुलरी जंक्शन पे आएंगे। अब अगर यहाँ पे फर्टाइल पीरियड चल रहा है मतलब 14 to 16 डेज तक हमारा फर्टाइल पीरियड रहता है, 48 आवर्स का लाइफ स्पेन होता है हमारे एग ओवम का। अगर उस टाइम पे यहाँ पे कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटस हुआ तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो कपल्स क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे हमारा कोई भी सेक्सुअल एक्ट और इंटरकोर्स एट टाइम ऑफ द डेट 10 to 17 के बीच में। ठीक है, ये अभी अपने दिमाग से इस्तेमाल कर रहे हैं कि 10 to 17 के बीच में हम क्या करेंगे, कोई भी सेक्सुअल एक्ट या फिर क्वाइटस यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल पीरियड है, यहाँ पे ओवुलेशन हुआ है। अगर इस टाइम हम कुछ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर क्वाइटस नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें बर्थ कंट्रोल, आगे बर्थ जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड आ जाएगा हमारा क्वाइटस इंटरप्ट्स और विड्रॉल मेथड। फाइनल इजैकुलेशन से पहले अगर हम पेनिस को विड्रॉल करा लेंगे तो उससे क्या होगा, सीमेन जब आउटसाइड द वेजाइना गिरेगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे सीमेन जब गया नहीं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ये भी एक टेक्निक है हमारी बर्थ कंट्रोल मेथड की। तीसरी आ जाएगी हमारी लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसके बारे में भी हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ चुका है, लैक्टेशन के बारे में। लैक्टेशन का मतलब क्या हो रहा है, जब हमारा पार्चुरेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके कुछ समय बाद ही जो फीमेल है वो लैक्टेट करना चालू करती है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होता है उनके मेमोरी ग्लैंड से, जो कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कराता है। ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है हमारी मदर की बॉडी में बहुत ज्यादा हाई रहेगा, क्योंकि वो लैक्टेट कर रही, लैक्टेशन अभी चल रहा है उनका, ये बेबी अभी छोटा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई रहेगा। ये मिल्क को प्रोड्यूस करके बाहर निकालना, तो वो कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस रहती है यहाँ पे करेगा ऑक्सीटोसिन हेल्प, और प्रोलैक्टिन यहाँ पे क्या करेगा, मिल्क इजेक्शन प्रोसेस करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि मिल्क जो है वो निप्पल से बाहर जा सके, और प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क प्रोड्यूसिंग करेगा और थोड़ी हेल्प करेगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा जीएनआरएच के ऊपर। जीएनआरएच का लेवल वैसे ही कम हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हाई है, तो जीएनआरएच का यहाँ पे कोई रोल नहीं है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। जब जीएनआरएच का ही लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा लो है तो क्या होगा, एलएच और एफएसएच का भी लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा लो होगा। अब जो यहाँ पे एफएसएच ही नहीं है, एलएच नहीं, तो यहाँ पे कोई फॉलिकल्स नहीं बनेगा, एलएच नहीं तो यहाँ पे कोई ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसी टेक्निक को हम कहते हैं लैक्टेशन एमेनोरिया, मतलब कि जो ऑक्सीजन का लेवल रहेगा इस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई रहेगा। कब, जब लैक्टेशन होगा, मदर लैक्टेटिंग कर रही होगी, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होगी। एक बार डेफिनेशन समझते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन आफ्टर पार्चुरेशन एंड ड्यू टू इंटेंस मिल्क फीडिंग एंड नो ओवुलेशन इन द पीरियड, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ऑलमोस्ट निल। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल यहाँ बहुत ज्यादा हाई है, इसके कारण जीएनआरएच का लेवल कम रहेगा। जीएनआरएच का में तो एलएच एफएसएच का लेवल भी कम रहेगा। एफएसएच नहीं तो फॉलिकल्स नहीं आएंगे, फॉलिकल्स नहीं तो एलएच क्या करेगा, ओवुलेशन नहीं कराएगा, क्योंकि ओवुलेशन किसके कारण होता है, एलएच के कारण होते हैं। एलएच का लेवल वैसे यहाँ बहुत ज्यादा कम है, इसलिए लैक्टेशन एमेनोरिया भी एक टेक्निक है जिसे हम बर्थ कंट्रोल मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव के यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों टेक्निक थी हमारे नेचुरल मेथड के बारे में, और इसके बाद हम पढ़ते इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कौन कौन सी होती है हमारी नेचुरल मेथड्स की। यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होगी हमारे यहाँ पे, नो साइड इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ नो मेडिसिन आर हियर यूज, मतलब कि यहाँ पे कोई मेडिसिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई इंजेक्शन इम्प्लांट्स का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो क्या रहेगा ये, इसे कोई भी साइड इफेक्ट्स यहाँ पे नहीं होंगे। पर इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या रहेगा, रिस्क ऑफ फेलियर इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ इट, दिस टेक्निक इज टोटली बेस्ड ऑन आवर नॉलेज। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, वो समझ लीजिएगा 5th डे को आने वाले, गलती से वो 3rd डे या 2nd डे को आ गया तो क्या होगा, उस टाइम पे अगर ओवुलेशन फेज यहाँ पे हट जाएगा, से डे अगर 14 था तो यहाँ पे डे 12 हो जाएगा।
ठीक है, तो पीरियड आगे बढ़ गया, तो इस टाइम पे क्या होगा, अगर ये नॉलेज के बेसिस से अपने निकाल रहे हैं, अगर यहाँ पे इनका अनुमान लगा कि हमारा ओवल्यूशन इस डे को होता है, अगर उस दिन से कुछ आगे पीछे हो गया और उस टाइम पे अगर इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, आगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस प्रेगनेंसी में तब्दील हो जाएगी। तो इसलिए इसका डिसएडवांटेज यही है कि नॉलेज के बेसिस पे कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या होता है कि कभी कभी जो ओवल्यूशन फेज है, हमारा ओवलेटरी फेज है, वो कभी कभी पहले आ सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन अगर जल्दी होगा तो ओवल्यूशन फेज भी जल्दी आ सकता है। ये हुआ हमारा नेचुरल मेथड कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ते हैं बैरियर मेथड्स के बाद। स्पर्म और ओवम के बीच में एक बैरियर लगा देंगे ताकि दोनों का मीटअप एक दूसरे से ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ते हैं बैरियर मेथड के बारे में। दो टाइप के मेथड होते हैं हमारे बैरियर मेथड के अंदर। फर्स्ट आ जाएगा हमारा कॉन्डम, दूसरा आ जाएगा हमारा सर्वाइकल कैप, वॉल्ट कैप एंड डायफ्राम। फर्स्ट हम कॉन्डम के बारे में पढ़ते हैं। मेड अप ऑफ लेटेक्स शीट रबर यूज्ड टू कवर penis in male and cervix or vagina in female, ejaculated semen are present in the condom। मतलब कि जब इंटरकोर्स होगा तो ये जो हमारा सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वेजाइना जो वहाँ पे कवर की जाएगी उसी में रहेगा, उसके आगे नहीं जा पाएगा। क्यों? वहाँ पे बैरियर लगा हुआ है। कॉन्डम की जो लेयर होती है बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, वो किसी भी पास नहीं होने देती कोई भी लिक्विड को हमारे से उससे आगे, अगर उसका हम यूज़ कर रहे हैं बैरियर मेथड के हिसाब से। उसमें क्या होता है, सेल्फ इंसर्टेड ये होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उससे क्या करता है, प्रिवेंशन कराता है बाय द हेल्प ऑफ दिस लेटेक्स शीट रबर का जो बना है हमारा बैरियर मेथड कॉन्डम, ठीक है। यहाँ उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सर्वाइकल वॉल्ट कैप और हमारा आ जाएगा डायफ्राम। इसमें क्या होगा, this cap was inserted into female reproductive tract during the intercourse in the presence of cervix। मतलब इस cervix के पास क्या करेंगे, इसको वॉल्ट कैप और डायफ्राम को लगा देंगे ताकि क्या होगा, जो इंटरकोर्स होगा तो वहाँ पे जो हमारा सीमेन है वो वजाइना से ऊपर सर्विक्स की तरफ जाए और सर्विक्स से आगे यूट्रस में नहीं जा पाए। वहीं पे क्या करेगा, वो 5 डेज के बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, वहीं पे मर जाएगा। इसमें क्या होता है, हमारे स्पर्मिसाइडल क्रीम होती है, जेलिस होती है, फॉर्म होती है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है हमारी बैरियर मेथड के अंदर। ये हुआ यहाँ पे बैरियर मेथड हमारा कंप्लीट। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कौन कौन सी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आती है। कौन कौन सी हमारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती है हमारी बैरियर मेथड के अंदर, उसको हम देखते हैं। एडवांटेज क्या होती है, प्रिवेंशन करते हैं हमारे एसटीडी से। मतलब किसी को एसटीडीज है, हमारे कपल को कोई भी, तो फीमेल या मेल में क्या होगा, यहाँ पे कोई एसटीडी ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिवेंशन कर रहे हैं किसका, कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हैं, डायफ्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड आ जाएगा इजिली अवेलेबल होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, ऑटोमेटिकली हम खुद से इंसर्ट कर सकते हैं, सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होती है इसका, इफ द कॉन्डम आर ब्रेक और लीक फ्रॉम एनी साइड द फीमेल वुड बी प्रेग्नेंट। गलती से क्या होगा, अगर कॉन्डम ब्रेक हो गया या फिर कोई लीक हो गया कहीं से, तो क्या होगा, वुमेन जो हो जाएगी, हमारी फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। ये किसका डिसएडवांटेजेस होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आईओडीज के बारे में कि आईओडीज क्या होती है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में से कौन कौन से आते हैं। थर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आता है हमारा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आईओडीज का, inserted by doctors or expert nurses into the female uterus through the vagina। मतलब कि जो हमारे एक्सपर्ट नर्सेस और डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेजाइना के थ्रू हमारे यूट्रस में से इम्प्लांट कर देते हैं किसको, हमारे आईओडीज को। आईओडीज जो होती है हमारी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस बहुत ज़्यादा प्रचलन और बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में यूज़ किया जाने वाला हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है हमारे फीमेल की प्रेगनेंसी को रोकने में और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। 3 तरह के आईओडीज हमारे पाए जाते हैं। फर्स्ट आ जाएगा हमारा नॉन मेडिकेटेड आईओडीज, सेकंड आ जाएगा कॉपर रिलीजिंग आईओडी और थर्ड आ जाएगा हमारा हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी से हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 हम पढ़ सकते हैं आईओडीज के बारे में। फर्स्ट आईओडी जो होता है हमारा लीपर्स लूप होता है, जो क्या करेगा, नॉन मेडिकेटेड, मतलब यहाँ पे कोई मेडिसिन इसके अंदर नहीं पाई जाएगी, सिंपल आईओडी रहेगा जो कि लीपर्स लूप हमारा होता है, ठीक है। आईओडी इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन यूट्रस एंड आल्सो रिड्यूस द मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। मतलब ये आईओडी क्या करेगा, फेगोसाइटिस रहेगा हमारे स्पर्म के खिलाफ। मतलब अगर स्पर्म उसके पास से अगर जा रहा है ऊपर तरफ से तो क्या करेगा, उसको खा लेगा या फिर उसको मार देगा और क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा उसकी मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी रेट, उसकी कैपेसिटी क्या करेगा, स्पर्म की रिड्यूस कर देगा फर्टिलाइजेशन होने की प्रोसेस को। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा था हमारा आईओडी जो हमारे यूट्रस में कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से हमारा आईओडी जो रहता है हमारे यूट्रस के अंदर इंसर्टेड रहता है। ये उससे कुछ थ्रेड रहता है जो कि हमारे वेजाइना से स्कोपिक लेवल पे देख सकते हैं। इसको क्या करते हैं, वेजाइना के जरिए सर्विक्स के थ्रू इसको यूट्रस में क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं। ये हमारा नॉन मेडिकेटेड आईओडी है, जो कि इसके अंदर कोई भी हमारे मेडिकल यहाँ पे कोई दवाई ववाई नहीं रहता, सिर्फ यहाँ पे प्लास्टिक की तरह एक अलग टाइप के क्लियर से बना होता है हमारा नॉन मेडिकेटेड आईओडी, जिसके अंदर आता है हमारा लीपर्स ट्यूब। सेकंड हम पढ़ते हैं कॉपर रिलीजिंग आईओडीज के बारे में। रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर आयन इन द यूट्रस। कॉपर रिलीजिंग आईओडीज में क्या रहेगा, कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर इसके अंदर, पूरा एक कॉपर की लेयर इसके ऊपर चढ़ी होगी पूरी आईओडीज के ऊपर हमारे। वो क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर आयन रिलीज करेंगे हमारे यूट्रस के पूरे सरफेस वॉल के ऊपर, एंडोमेट्रियम के ऊपर।
द कॉपर आयन मेक द स्पर्म इमोबिलाइज और रिड्यूस इट्स मोर्टेलिटी। मतलब कि क्या करेंगे, कॉपर आयन पूरे सरफेस पे हमारे रिलीज हो गया हमारे एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर की लेयर पे, तो क्या करेंगे स्पर्म की ये इमोबिलाइज बना देंगे, मतलब स्पर्म पैरालाइज कर देंगे स्पर्म को, और यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे उनकी मोर्टेलिटी रेट को, ताकि वो ऊपर फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही ना पाए, वहीं पे अपना दम तोड़ के 5 डेज के बाद वहाँ पे क्या हो जाए, वहाँ पे डीजनरेट या मर जाए। ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट ऑन सर्वाइकल म्यूकोसा विच प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन। और ये क्या करेंगे, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज जो रहेंगे हमारी सर्वाइकल, जो हमारा सर्विक्स रहेगा सर्वाइकल कैप, उस पे पास क्या करेंगे, सर्विक्स के पास जाके वहां पे बहुत चिपचिपा म्यूकस जैसे बनाने के, बहुत ज्यादा खाड़ा और थिक, उसमें क्या होगा, स्पर्म जो आएगा वजाइना के अंदर इंसेमिनेशन के बाद वो आगे मूव ही नहीं कर पाएगा, वहाँ पे म्यूकस रहेगा बहुत ज्यादा थिक, उसी में जो हमारा इंसेमिनेटेड जो हमारा स्पर्म हुआ है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वहीं पे वो मर जाएगा। इससे कुछ एग्जांपल्स आते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोरल 375, ये तीनों हमारे कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं। ये आपके एग्जांपल्स को याद रखिएगा, ये एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के बारे में। थर्ड आयोडी आ जाएगा हमारा हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। इसमें देखते क्या होता है, इट मेक द यूट्रस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टल टू स्पर्म। मतलब क्या करेगा, यूट्रस को इतना इंस्टेबल बना देगा जहाँ पे इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा, और सर्विक्स को क्या करेगा, यहाँ पे हॉस्टाइल बना देगा। तो सर्विक्स का जो म्यूकोसा है बहुत ज्यादा उसको चिपचिपा और थिक बना देगा, ताकि जो स्पर्म है वहीं पे जाके क्या हो जाए, फंस जाए और आगे बढ़ ही ना पाए। स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ यहाँ पे हार्मोन सीक्रेट होगा, बेसिकली प्रोजेस्टिजिन, वो क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा यहाँ पे ग्रोथ हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग की। अब आप बताइए कि अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग यहाँ पे ठीक नहीं होगी तो क्या होगा, यहाँ फर्टिलाइज एग आके चिपक सकेगा, नहीं चिपक सकेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी अगर यहाँ पे क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज आके चिपक नहीं सकता। ये सब होता है हमारे हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के कारण। इसके कुछ एग्जांपल है LNG-20 और प्रोजेस्टेरेट। ये दोनों एग्जांपल्स आप याद रखिएगा कि इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन आता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बाद देखते क्या होता है। एडवांटेजेस होती है हमारी आइडल टू डिले प्रेगनेंसी, मतलब कि दिस सेफ एंड आइडल टू डिले द प्रेगनेंसी बिटवीन द टू चिल्ड्रंस। और गैप हम इसका क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं दो चिल्ड्रंस के बीच में। जो फीमेल है वो क्या करेगी, गैप बिटवीन अगर दो चिल्ड्रन के बीच में रखना तो हमारा आयोडीज को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। लेस साइड इफेक्ट, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, नो प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी। यहाँ पे कोई प्रिवेंशन नहीं किया जा रहा है एसटीडी, मतलब यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। तो एसटीडी क्या होगा, एक पर्सन दूसरे पर्सन में यहाँ पे फैल सकता है बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है। प्रेगनेंसी विद आईयूडीज इज ऑल्सो रिस्की। मतलब अगर फीमेल को पता ही नहीं है अगर वो प्रेग्नेंट है, गलती से कुछ दिन बाद उसने आईयूडी लगा दी, तो क्या होगा, जो फर्टिलाइज एग है वो तो इम्प्लांट रहेगा हमारे यूट्रस में, साथ ही साथ वहाँ पे आईयूडी भी रहेगी, तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे बेबी को भी नुकसान हो सकता है, और फीमेल का जो यूट्रस उसमें भी कैंसर हो सकता है। ये थी हमारे इंट्रायूटाइन डिवाइस के कुछ टाइप और उसके कुछ एग्जाम्पल। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और इंजेक्शन के बारे में। अगर यहाँ तक आपको समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ यहाँ पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स के बारे में। इस स्लाइड पे हम पढ़ेंगे पिल्स के बारे में, इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम इम्प्लांटेशन और इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन इज अ कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन द पिल्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट। मतलब कि कुछ स्मॉल अमाउंट हमारा प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है हमारे पिल्स और हमारे इंजेक्शन इम्प्लांट्स के अंदर। इसमें हम पिल्स को देखते हैं, पिल्स में क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। It taken daily from a period of 21 days of starting with the 5 days of menstrual cycle। मतलब कि जैसे ही menstrual cycle खत्म होगा उसके बाद से 21 डेज तक हमें लगातार ये टैबलेट्स के फॉर्म में आती है, जो कि 21 डेज का एक सेट होता है। उसके बाद में 7 डेज को जो आखिरी में टैबलेट होती है वो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चल रहा होता है उस टाइम के लिए टैबलेट होती है। इसके अंदर 7 डेज की टैबलेट हमारी, जिसके अंदर हमारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा कम होता है और उसमें फेरस सल्फेट आयन रहता है। ठीक है। टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग विद इन द 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होगा उसके बाद से हमें टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं। कब तक के, 21 डेज तक के। अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल आने तक हमें रेगुलरली टैबलेट लेनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज वेयर द मेंस्ट्रुएशन ऑकर, जब मेंस्ट्रुएशन आएगा उस टाइम पे क्या होगा, तब भी हमें टैबलेट्स लेनी है। पर जो आखिरी की 7 टैबलेट्स रहेगी, मतलब अगर वो हमारा 30 टैबलेट्स का वो पत्ता रहेगा हमारे टैबलेट का, तो उसमें 21 डेज तो पूरा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या रहेगा, हाई लेवल पे रहेगा हमारे टैबलेट्स पे।
पर जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डेट आने वाला होगा उससे क्या होगा, बट 22nd डे से लेकर 29 और 27 डेज तक जो टैबलेट रहेगी उसके अंदर फेरस आयन प्रेजेंट होगा, हमारा फेरस सल्फेट आयन। इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा कम होगा, तो उससे क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो ब्रेक करेगी और मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हमारी पिल्स जो है वो एक्ट कैसे करती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का छोटा सा कॉम्बिनेशन होता है हमारे पिल्स, इंजेक्शन और टैबलेट्स के अंदर, जो कि क्या करेंगे, जीएनआरएच जो हमारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रहेगा उसे करेंगे लेवल जो हमारी बॉडी में, वो हमारी जो हाइपोथैलेमिक ग्लैंड है उसके अंदर कम कर देंगे। ठीक है, उस पर क्या असर पड़ेगा, एलएच और एफएसएच का लेवल भी इससे कम हो जाएगा। अभी यहाँ पे जीएनआरएच ही नहीं है तो एलएच और एफएसएच कहाँ से रिलीज होगा, उसका लेवल भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एफएसएच नहीं है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही नहीं है, तो ओवरीज में कोई न्यू फॉलिकल्स रिलीज ही नहीं होंगे। न्यू फॉलिकल्स रिलीज ही नहीं होंगे तो एलएच क्या करेगा, एलएच का काम ही नहीं है यहाँ पे ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है। कि ओवुलेशन कौन कराता है, एलएच सर्च कराता है। यहाँ पे ये हमारा एक्शन प्लान रहता है हमारे पिल्स का। इसके अंदर इनिबिट ओवुलेशन इम्प्लांटेशन मेक सर्विक्स म्यूकस थिक एंड स्टिकी फॉर नॉट फर्टिलाइज द एग। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओवुलेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, सर्विक्स तो क्या करेगा, थिक और स्टिकी बना देगा सर्विक्स के म्यूकोसा को। इसके कारण हमारा स्पर्म क्या होगा, अंदर आ ही नहीं पाएगा, वजाइना के बाहर ही रहेगा, वो अंदर सर्विक्स में घुस ही नहीं पाएगा। जब अंदर घुस ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारा पिल से जो ये सारे एक्ट करता है। इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आती है जो कि नॉन स्टेरॉइडल होती है, इसको हम कहते हैं सहेली, जिसको हमारे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लखनऊ इंडिया ने बनाया था, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव इन नेचर विथ लीस्ट साइड इफेक्ट। और ये जो नॉन स्टेरॉइडल पिल होती है बेसिकली इसको वंस अ वीक लेना पड़ता है आपको। जो हमारी ओसीपीस रहती है, हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो बेसिकली हमें मंथ में मतलब हर दिन लेना पड़ता है। जबकि हमारी जो सहेली है नॉन स्टेरॉइडल होती है, वेरी इफेक्टिव होती है और लेस साइड इफेक्ट इनके होते हैं, जबकि इसे वंस अ वीक लेना पड़ता है। ठीक है, ये हुआ हमारा पिल्स का यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ते हैं इम्प्लांटेशन और इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम सेकंड टाइप देखते हैं हमारा इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स का। उसमें क्या होता है, progesterone alone or combination with the estrogen is can be used by the female as an injection and implant under the skin or beneath the skin। इसमें क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन रहेगा वो अकेला यहाँ पे काम करेगा या फिर कॉम्बिनेशन रहेगा हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हमारे इंजेक्शन और इम्प्लांट्स के अंदर। इसमें क्या करेंगे, वो हमारे यहाँ पे ओवुलेशन को रोक देंगे। सेम हमारे पिल्स के जैसे यहाँ पे प्रोसेस होगा कि यहाँ पे वो जीएनआरएच का लेवल वो कम कर देंगे, एलएच और एफएसएच का लेवल भी उससे कम हो जाएगा। एफएसएच क्या करेगा, फॉलिकल्स नहीं बना पाएगा, फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, हमारे यहाँ पे ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये हमारा काम रहता है इंजेक्शन इम्प्लांट्स का। विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन विथ एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईओडी, जो हमने इसके पहले पढ़ा, 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, मतलब कि हमें 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस या सेक्सुअल एक्ट या फिर कोई इंटरकोर्स से 72 आवर्स पहले इन सबको इंसर्ट कराना पड़ेगा और हमारी बॉडी में से इम्प्लांट और इंजेक्शन के जरिए ये लेवल को हमारे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को भेजना पड़ेगा, तभी ये इफेक्टिव माना जाता है, नहीं तो ये फेल हो जाएगा हमारे। मतलब कि अगर हमारे कोई इंटरकोर्स होने वाला है उससे 72 आवर्स पहले हमें आईओडी जो है इंसर्ट कराना पड़ेगा फीमेल के यूट्रस के अंदर, तभी ये आईओडी जो है वो इफेक्टिव माना जाएगा, प्रिवेंट करेगा हमारे ओवुलेशन से। यहाँ तक हुआ हमारे इंजेक्शन और इम्प्लांट कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे इंजेक्शन, इम्प्लांट और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। ये जो होता है हमारा हाईली इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड माना जाता है, बहुत ज्यादा हाईली इफेक्टिव होता है, इजी टू यूज। सिर्फ हमारे पिल्स या इंजेक्शन ही तो लेना है, वो आसानी से फीमेल ले सकती है। रेगुलेट करेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब यहाँ पे रेगुलेट रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल एक के बाद एक के बाद एक, मतलब कि यहाँ पे कोई आगे पीछे दिन नहीं हो सकता, मंथ बाय मंथ यहाँ पे सीरीज वाइज चलते रहेगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है यहाँ पे, अभी हमारी जो पिल्स है वो बेसिकली स्टेरॉइडल पिल्स रहती है। सिर्फ नॉन स्टेरॉइडल पिल हमारी एक रहती है सहेली, जो कि लखनऊ की सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया था। ठीक है, वो वहाँ रहती है नॉन स्टेरॉइडल, बाकी सारी पिल्स जो रहती है वो स्टेरॉइडल रहेगी। इसमें आएगा हमारा वेट गेन हो जाएगा, फीमेल का वेट बढ़ सकता है, नोजिया फील होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है फीमेल को, और यहाँ पे मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ये सारी आ जाएगी हमारी डिसएडवांटेज हमारे इस मेथड के जरिए, हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पिल्स, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स के अंदर। यहाँ हुआ हमारा ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कंप्लीट। इसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेरिलाइजेशन का मेथड। सर्जरी की मदद से क्या कर सकते हैं, स्पर्म और ओवम को मिलने से रोक सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं। सो फाइनली लास्ट मेथड आ जाएगा हमारा स्टेरिलाइजेशन और सर्जिकल मेथड हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी की हेल्प से क्या करेंगे, स्पर्म और फीमेल की मेटअप को क्या करेंगे, रोक देंगे बाय द हेल्प ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, it is used as a terminal method of contraceptive in male and female prevent any more pregnancy। मतलब कि मेल और फीमेल से दोनों को बैठा के सर पूछेंगे कि आगे आपसे अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, आगे प्रिवेंट प्रेगनेंसी ना हो पाए, इसीलिए हम यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन मेथड क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
इसमें क्या आएगा, परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा हमारा गैमेट ट्रांसफर। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 टाइप के मेथड आते हैं। ये हो जाएगा हमारा मेल का, इसको हम कहेंगे वेसेक्टमी, और ये हो जाएगा फीमेल का मेथड, इसमें आ जाएगा हमारा ट्यूबेक्टमी। इसमें क्या होगा, गैमेट यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पे वास डिफरेंस के पास यहाँ पे कट लग गए, यहाँ से और यहाँ से वास डिफरेंस क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। स्मॉल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंशिया कट एंड टाई, सीमेन प्रेजेंट रहेगा, मतलब सीमेन तो यहाँ से रिलीज होगा, पर इसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। स्पर्म तो यही से जाता है ना वास डिफरेंस के अंदर, जो हमने पढ़ा था पाथवे ऑफ स्पर्म लास्ट चैप्टर के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। अगर आपने वो पाथवे को नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का, आप आ जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। सीमेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा पर इसके अंदर स्पर्म नहीं होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई सेक्सुअल एक्ट या इंटरकोर्स होता है तो यहाँ पे क्या निकलेगा, सिर्फ सीमेन आएगा बाहर, स्पर्म नहीं आएगा। ठीक है, इसी टेक्निक को हम कहते हैं वेसेक्टमी। इसे वास डिफरेंशियल को कट करके वहां पे टाइट कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टमी में क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है उसको कट करके टाइट कर देंगे हमारे एब्डोमिनल मसल के साथ या फिर वजाइना के साथ, यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टिचेस कर देंगे उसको। उससे क्या होगा, जो हमारा फीमेल गैमेट है ओवम के अंदर, या जो हमारा फीमेल गैमेट है ओवम, वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा जरूर, पर फेलोपियन ट्यूब से बाहर नहीं आ पाएगा और न वहाँ पे कोई स्पर्म वहाँ पे मीटअप के लिए आ पाएगा। क्यों, यहाँ पे रास्ता ही कट है, रास्ता जब ब्लॉक ही है तो यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया इसका डेफिनेशन, स्मॉल पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाई एंड स्टिच विद द एब्डोमिनल मसल और बाय द वेजाइना। यहाँ पे होगा हमारा ट्यूबेक्टमी, ये आ जाएगा फीमेल में, ये हो जाएगा हमारा मेल का वेसेक्टमी। ये दोनों मेथड जो होते हैं बहुत ही ज्यादा हमारे परमानेंट मेथड होते हैं। इसके बाद कोई इसकी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, यही इसके डिसएडवांटेजेस भी लिखी गई है यहाँ पे। ऑलमोस्ट परमानेंटली मेथड, नो रिवर्सिबिलिटी। बस इसमें एडवांटेजेस ये है कि वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द परमानेंट प्रेगनेंसी फॉरएवर। मतलब कि यहाँ पे इसके बाद कोई भी प्रेगनेंसी आप नहीं कर सकते। गैमेट तो बनेगा पर आगे ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पे इस टेक्निक को ही हम कहते हैं स्टरलाइजेशन, की यहाँ पे सर्जरी हो गई दोनों की, यहाँ पे रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, दोनों का मीटअप को हम यहीं पर रोक दिए जा रहे हैं कि आगे जब तुम जाओगे ना तो मीट कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ तक हुआ हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी के बारे में पढ़ेंगे, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो फैलती है बीमारियां उसके बारे में, एसटीडीज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं, और इसके बाद आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देके जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में उस आंसर्स को मैं रिवील कर दूंगा। अब आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वेयर इनिशिएटेड इन ऑप्शन नंबर 1 1957, ऑप्शन नंबर 2 1851, ऑप्शन 3 2008 एंड ऑप्शन 4 1951। Second question is, chances of fertilization is very high during fertile period between which dates? मतलब कि ऐसा कौन सा डेज माना जाता है कि फर्टाइल पीरियड होता है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसमें अगर गलती से भी अगर इंटरकोर्स या क्वाइटस हो गया तो हमारा फर्टिलाइजेशन डेफिनेटली होना है। वो डेज आते हैं हमारे कौन से बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज 21 to 30 डेज के अंदर, सेकेंड इज 10 to 17 डेज के अंदर, थर्ड इज 1 to 7 डेज के अंदर, एंड फोर्थ आ जाएगा हमारा 15 to 27 डेज के अंदर। थर्ड क्वेश्चन इज, चूज द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन, मतलब कि आपको इसमें से चूज करना है कौन सा हमारा हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन है। फर्स्ट आ जाएगा हमारा लिपर्स ग्रुप, सेकंड आ जाएगा हमारा कॉपर 7, थर्ड आ जाएगा हमारा LNG20, फोर्थ आ जाएगा हमारा कॉपर टी। Last question of this session, at Central Drug Research Institute in Lucknow, India, scientists was developed new oral contraceptive pill. It was, मतलब कि इसमें मैंने अलग कलर से लिखा ताकि आपको अलग से दिखे। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि MCQ और 1 वर्ड में पूछा जाता है बोर्ड्स और नीट के अंदर। तो इसमें आपको आंसर देना है कि साइंटिस्ट जो थे CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के, उन्होंने कौन सा न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो बनाया था। मैंने शुरुआत के लेक्चर में आपको बताया था, अब वे आंसर देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज सहेली, सेकंड इज आ जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरेट, थर्ड आ जाएगा हमारा निरोध, एंड फोर्थ आ जाएगा नन ऑफ दिस। सबका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। इसके बाद जो लेक्चर होगा लास्ट लेक्चर हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का, उसमें आपको रिवील कर दूंगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।